देखिए इंडेस 116 लीजेस का है। अब लीज की डेफिनेशन क्या होती है क्या नहीं, इस सब पे अपने को जाना नहीं है, वो अपने काम की चीज़ भी नहीं है, अपने को सीधी अकाउंटिंग की बात करनी है। तो लीज की अकाउंटिंग लेसी अपनी बुक्स में कैसे करेगा वो आप देख लो। लेसी अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग करेगा, देखो लीज में इसको एक असेट मिलेगी जिसे आरओयू असेट बुक करेगा और इसको पेमेंट करने पड़ेंगे लीज के, तो इसकी एक लाइबिलिटी होगी जिसे लीज लाइबिलिटी बोलेगा। तो जो भी इसको लीज के फ्यूचर में पेमेंट्स करने पड़ेंगे वो फ्यूचर में पेमेंट होने वाले, इसलिए इसको पीवी करना पड़ेगा ये डिस्काउंटिंग रेट से ओवर द लीज टर्म जो भी पेमेंट होने वाले हैं, और फिर उसको लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी पीवी पे, तो उसे हर साल खोलना भी पड़ेगा। तो लीज लाइबिलिटी को खोलने के लिए आपको उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट जिसे आप बोलते हो वो भी चार्ज करनी पड़ेगी, अमोर्टाइजेशन टेबल बना के, ये आप बेसिक जानते ही हो। आरओयू सेट कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या होगी आरओयू सेट की, जो लीज लाइबिलिटी हम निकालेंगे, जो लीज लाइबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे लीज लाइबिलिटी, वो अमाउंट ले लेना। इसके अलावा हमने कमेंसमेंट डेट से पहले अगर कोई लीज पेमेंट कर दिया या कमेंसमेंट डेट से पहले हमें कोई लेसर से इंसेंटिव मिल गया, कुछ पैसा लेसर ने इंसेंटिव के रूप में दे दिया, वो लेस कर देना। लीज पेमेंट किया कमेंसमेंट डेट से पहले वो ऐड कर देना। कोई और हमने डायरेक्ट कॉस्ट करी है लीज में एंटर होने की, वो ऐड कर देना। और कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर हमें करनी पड़ेगी फ्यूचर में तो उसको पीवी करके ऐड कर देना। तो ये आ जाएगी आरओयू एसेट की कॉस्ट जिस पे आप रिकॉर्ड करोगे। आरओयू एसेट को ओवर द लीज टर्म आप एसएलएम मेथड से डेप्रिशिएट करोगे। अगर आप मान लीजिए आपको लेसन ने एक ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो लीज मान लो 10 साल की है, 10 साल के एंड में आप चाहो तो इस एसेट को खरीद भी सकते हो, परचेज का ऑप्शन भी दिया है, और मुझे लग रहा है मैं ये परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज भी कर लूंगा, तो आप इस आरओयू एसेट को फिर डेप्रिशिएट इसकी यूजफुल लाइफ में करना, ना कि लीज टर्म में। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है। आप इसके बाद आरओयू सेट को सब्सिक्वेंटली हर बैलेंस शीट डेट पे कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखा सकते हो एज पर इंडिया 16, बिल्कुल इंडिया 16 वाली अकाउंटिंग लग जाएगी। अब देखिए मुझे लीज लाइबिलिटी निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है लीज लाइबिलिटी कैसे निकलेगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उससे रिलेटेड देखो आपको कैलकुलेशन कैसे होगी। लीज लाइबिलिटी के लिए मैंने बोला फ्यूचर में जो भी लीज पेमेंट होंगे, फ्यूचर में जो भी आप ओवर द लीज टर्म लीज पेमेंट करोगे उनको पीवी करते हो डिस्काउंटिंग रेट से। तो सबसे पहले तो पता करना है लीज पेमेंट क्या क्या होंगे और फिर डिस्काउंटिंग रेट क्या लोगे। तो लीज पेमेंट में आप क्या क्या लोगे पीवी करने के लिए वो आप देख लीजिए। तो इसमें आप जो भी पेमेंट लेसर को करने वाले हो, जितने भी पेमेंट आप लेसर को करने वाले हो ओवर द लीज टर्म, वो सब आप लोगे, जितने भी पेमेंट आप लेसर को करोगे। इसके अंदर एक तो आएगा फिक्स पेमेंट, आपने बोला हर साल 1 लाख रुपीस पे करूंगा तो ये आप ले लो। इसके अलावा मान लो बीच में किसी ईयर में आपको लेसर से कोई इंसेंटिव मिल रहा है, आपने बोला हर साल लेसर को आप 1 लाख पे करोगे इस एसेट को लीज पर रेंट पर लेने के लिए, लेकिन आपको लेसर ने बोला थर्ड ईयर में मैं आपको 20,000 का लीज इंसेंटिव दे दूंगा। तो थर्ड ईयर का लीज पेमेंट मेरे लिए पता क्या हो जाएगा 80,000, बाकी सब ईयर्स का तो 1 लाख ही रहेगा। तो इस तरीके से आप लीज पेमेंट निकाल लोगे, ये आपका लीज पेमेंट हो जाएगा पहला फिक्स पेमेंट। लीज पेमेंट में और भी आइटम आएंगे, एक मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में आपको देखे रखेगा, क्या देखे रखेगा कि जो लीज के पेमेंट है ना वो हर साल जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट होंगी लाइबोर वगैरह, लाइबोर माइबोर कुछ भी, इनसे इंक्रीज होता जाएगा, या फिर जो सीपीआई या इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा मार्केट में उससे इंक्रीज होता जाएगा। तो इस केस में आपको लीज पेमेंट कैसे यूज में लेने हैं, कैसे काउंट करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस केस में जो भी लीज कमेंसमेंट डेट पर, लीज की कमेंसमेंट डेट पर जो भी इंडेक्स या इंटरेस्ट रेट चल रही होगी ना, आप अज्यूम करोगे आने वाले सालों में भी वही इंटरेस्ट रेट और इंडेक्स चलेगा, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर के लीज पेमेंट प्रेडिक्ट करोगे। देखो कैसे, मान लीजिए लीज पेमेंट एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर करना है मुझे 3 साल तक 1 लाख का, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो लीज पेमेंट है हर साल लाइबोर से इंक्रीज करने हैं, कमेंसमेंट डेट पे लाइबोर बता रखी है 2%, तो हम अज्यूम करेंगे कि हर साल लाइबोर 2% ही रहने वाली है जो कमेंसमेंट डेट पे है। तो पहले साल का तो 1 लाख ही हो गया लीज पेमेंट बिगिनिंग में जो है। सेकंड ईयर में बताओ, सेकंड ईयर बिगिनिंग में जो लीज पेमेंट होगा वो कितना होगा 1 लाख प्लस 2%, क्योंकि उस साल भी 2% इंटरेस्ट रेट रहेगी, मैं ये मान के चलूंगा। और थर्ड ईयर का लीज पेमेंट कितना होगा 1,02,000 प्लस 2%, क्योंकि सेकंड ईयर का प्लस उसमें 2%। ये आपके हो गए 3 साल के लीज पेमेंट। क्लियर। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, अगर आपको बोला लीज पेमेंट 1 लाख एट एंड ऑफ ईच ईयर है 3 साल तक, और लीज पेमेंट सीपीआई के बेस पे इंक्रीज होंगे, कमेंसमेंट डेट पे सीपीआई 280, तो इस केस में लीज पेमेंट आप कैसे निकालोगे। फर्स्ट ईयर एंड का कितना आएगा 1 लाख, ये 1 लाख किसके बेस पे था, कमेंसमेंट डेट की सीपीआई जो की थी 280, यानी डिवाइड में 280। ईयर एंड पे सीपीआई कितना हो गया, हम ये मानते हैं कि कमेंसमेंट डेट पे जो था वही बाद में रहेगा क्योंकि हमें फ्यूचर पता नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 280 यानी सेम आएगा 1 लाख। ऐसे सेकंड ईयर का भी सेम ही रहेगा और थर्ड ईयर का भी सेम ही रहेगा, जब तक एक्चुअल में सीपीआई बदल नहीं जाता, जब तक हम एक्चुअल में सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पहुंच नहीं जाते। समझ में आया, ऐसे हमने क्वेश्चन में देखा भी था। इसके बाद देखिए लीज पेमेंट में एक और आइटम आता है, अगर मान लीजिए सामने वाले लेसन ने मुझे बोला था आप चाहो तो लीज टर्म खत्म होने पे इस एसेट को खरीद लेना, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप 5 लाख रुपए में खरीद सकते हो इसको, और मुझे लग रहा है मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, तो वो भी मेरा लीज पेमेंट का पार्ट होगा। इसके बाद देखिए गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, लेसर को मैंने बोला मान लीजिए मैं 10 साल तक एक एसेट रेंट पे ले रहा हूँ
और उसके बाद लेसर ने बोला देखिए एसेट 10 साल के बाद इस हालत में होनी चाहिए कि मार्केट में इसको बेचे तो 50,000 रुपये मिल जाए। मैंने बोला ठीक है। अब बताओ उस एसेट को मैं इतने ख़राब तरीके से यूज़ में लेता हूँ कि 10 साल बाद उसकी एसेट की रेजिडुअल वैल्यू मार्केट में मान लो 20,000 रुपये बचेगी लेसर अगर बेचने जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है 30,000 रुपये मुझे लेसर को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि लेसर ने मुझे गारंटी दिलवा ली कि मुझे 50,000 रुपये की रेजिडुअल वैल्यू चाहिए। अब लेसर को अगर मार्केट से नहीं मिलेगी तो लेसी को देना पड़ेगा, और लेसी को लग रहा है कि वो इतने बेकार तरीके से यूज में लेगा कि मार्केट से लेसर को 20,000 ही मिलने वाले हैं, तो 30,000 लेसी को पे करने पड़ेंगे। इसे हम बोलते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो ये भी आपका पार्ट होगा लीज पेमेंट का। इन सबको आप पीवी करके रिकॉर्ड करते हो। अब देखिए लीज टर्म में जितने लीज पेमेंट होंगे उनको पीवी करते हैं। अब लीज टर्म में आप क्या क्या लोगे, एक तो नॉर्मल पीरियड ऑफ लीज प्लस एक्सपेक्टेड रिन्यूअल पीरियड। आपको लेसर ने ऑप्शन दिया आप चाहो तो 3 साल के लिए और रिन्यू करा सकते हो, और मुझे लग रहा है मैं रिन्यू करा लूंगा तो उसको भी मैं लीज टर्म का पार्ट मान लूंगा। ठीक है, उसमें भी जो कैश फ्लो होंगे वो भी पीवी होंगे फिर मेरे। अब देखिए डिस्काउंटिंग रेट क्या लेंगे लीज लाइबिलिटी को पीवी करने के लिए। डिस्काउंटिंग रेट जो आप लोगे लीज पेमेंट के लिए, उसमें ध्यान रखना फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट इन द लीज। जो भी लीज के कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लीसिट रेट है यानी लेसर की आईआरआर, लेसर की आईआरआर को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से पीवी करोगे, लेसर की इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ये ध्यान रखना इस इंडेक्स में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, लेसर की आईआरआर। वो अवेलेबल नहीं है तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लेसर। क्लियर, इंडेक्स 115 में उल्टा होता है। अब लेसर की आईआरआर या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे लेसर की आईआरआर निकलवा भी सकता है या फिर लेसर की आईआरआर यूज में लेके कोई और कैलकुलेशन करवा सकता है। इसलिए मैं लेसर की आईआरआर कैसे निकलती है वो बता रहा हूँ। ये एक ऐसी रेट होती है जिसपे फ्यूचर में जितने भी लीज पेमेंट, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फ्यूचर में जितने भी लीज पेमेंट लेसर को मिलेंगे लेसी से, प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो लेसर को मार्केट से मिलेगी, इन दोनों को लेसर किस रेट से पीवी करे ताकि वो आज के दिन उस असेट की फेयर वैल्यू के बराबर आ जाए। यानी लेसर को जो भी लीज पेमेंट लेसी से मिलेंगे और जो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मार्केट से मिलेगी, इन दोनों को वो किस रेट से पीवी करे कि वो फेयर वैल्यू ऑफ असेट अंडर लीज के बराबर आ जाए आज के दिन, उसे हम बोलते हैं लेसर की आईआरआर। यानी लेसर किस रेट से इनकम कमाना चाहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब जनरल एंट्री क्या होगी, पूरा टॉपिक समझा दिया। जनरल एंट्री सिंपल थी, कमेंसमेंट डेट पे लेसी क्या करेगा, आरओयू एसेट बुक करेगा टू लीज लायबिलिटी, टू बैंक अगर उसने कोई पेमेंट करा था कमेंसमेंट डेट से पहले, टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर कुछ बता रखी है आरओयू एसेट पे आपको करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट अगर उसको कमेंसमेंट डेट से पहले कोई लीज इंसेंटिव मिल गया तो। इसके बाद एट एंड ऑफ ईच ईयर क्या होगा, आपको लीज लायबिलिटी खोलनी पड़ेगी तो फाइनेंस कॉस्ट टू लीज लायबिलिटी और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आरओयू एसेट पे, और जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो लीज लायबिलिटी टू बैंक। सब कुछ बेसिक है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 5 स्टेप फॉलो कर लेना, स्टेप वाइज करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, वरना बस घूमते रहोगे क्वेश्चन में। तो पहला स्टेप आप लीज लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो, इनिशियल कितनी बुक होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में आप आरओयू एसेट की कॉस्ट निकाल लो। थर्ड स्टेप में आप हर साल का आरओयू एसेट में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा वो निकाल लो एक टेबल बना के। और फोर्थ स्टेप में आप फाइनेंस कॉस्ट पता कर लो, लीज लायबिलिटी पे हर साल कितनी चार्ज करनी पड़ेगी और उसका क्लोजिंग बैलेंस अमोर्टाइजेशन टेबल बना के। और लास्ट स्टेप जनरल एंट्री अगर क्वेश्चन में पूछिए तो पास कर देना। ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने आपको समझा दिया है, एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, आप देख लेना। अब देखिए लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे करोगे, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगेगा वो मैं एक साथ ही आपको करवा दूंगा। पहले अपन कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग लेसी अपनी बुक्स में किस तरीके से करने वाला है। लीज मॉडिफिकेशन का मतलब है टर्म्स ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना है, यानी लीज टर्म एरिया या लीज पेमेंट में चेंज करना। मैं लेसी हूँ और अब मैं अकाउंटिंग कैसे करूँ, अगर मैंने लीज टर्म चेंज करवाई है, लीज मान लो मेरे 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर मैंने रेंट पे ले रखे थे, अब मैंने एक एडिशनल फ्लोर रेंट पे लेने की बात कर ली 2 साल बाद, तो ये भी लीज मॉडिफिकेशन है। या लीज पेमेंट मैंने कम ज़्यादा करवाए हैं तो वो भी लीज मॉडिफिकेशन है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, पहला सिनेरियो तो फालतू होता है जिसमें आपने एरिया बढ़वाया है और लीज पेमेंट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से बढ़े हैं जितना एरिया बढ़ा है, तो इसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानो, कोई काम का नहीं है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए हैं ये 3 केस, जिसमें भी ये केस सी है ना, इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन मैं आपको करवा भी दूंगा। अब देखो केस से सबसे पहले आपका लीज टर्म बढ़ी है, या तो आपने लीज टर्म बढ़वाई है, यानी इंक्रीज वाले केस हैं इसमें सारे जनरली, या तो आपने लीज टर्म बढ़वाई है या एरिया बढ़वाया है। एरिया बढ़ेगा तो लीज पेमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से नहीं बढ़ा, वरना तो इसमें ही आ जाता ना। तो या तो लीज टर्म बढ़ी है या एरिया बढ़ा है, या फिर आपने लीज पेमेंट कोई टर्म नहीं चेंज करवाई, कोई एरिया चेंज नहीं करवाया, आपने लीज के पेमेंट इंक्रीज करवाए हैं या डिक्रीज हुए हैं, आपके लीज पेमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं। तो बस केवल लीज पेमेंट डिक्रीज वाला केस भी केस 1 में आता है, बाकी सब इंक्रीज वाले केस आते हैं। केस बी में क्या आएगा, आपने लीज टर्म कम करवाई है, आपने एरिया डिक्रीज करवाया तो लीज पेमेंट भी डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो डिक्रीज वाले सारे केस बी में आएंगे, बस सिर्फ लीज पेमेंट में डिक्रीज और कुछ भी नहीं हो रहा, वो सिर्फ केस ए में आता है, बाकी सब केस बी में आएंगे। इसके बाद देखिए मिक्स ऑफ केस ए एंड बी,
यानी आपने एरिया इंक्रीज करवाया और साथ में लीज पेमेंट इंक्रीज हुए, तो ये तो केस ए है। साथ में लेकिन मैंने लीज टर्म को कम करवाया, तो ये केस बी है। तो ये होता है केस ए और बी का मिक्स। तो इस पे आप केस सी वाला मॉडिफिकेशन लगाओगे। अब देखो कैसे कैसे होगा। सबसे पहले केस ए मॉडिफिकेशन है इंक्रीज वाले केसेस। तो इसमें आप क्या स्टेप फॉलो करोगे, 6 स्टेप फॉलो कर लेना, आंसर मिल जाएगा। 4 स्टेप तो बिल्कुल सिंपल हैं जो अभी तक आप करते आ रहे थे। पहले आप लीज लाइबिलिटी का इनिशियल अमाउंट निकाल लो, आरओयू सेट का इनिशियल अमाउंट निकाल लो। स्टेप 3 में आरओयू सेट का मॉडिफिकेशन डेट का आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। और स्टेप 4 में लीज लाइबिलिटी का मॉडिफिकेशन डेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। कैसे आएगा, अमोर्टाइजेशन टेबल से। ये कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन वाली टेबल से। इसके बाद स्टेप 5 में आप पता कर लो लीज लाइबिलिटी का रिवाइज बैलेंस कितना होना चाहिए, यानी नए फ्यूचर रिमेनिंग कैश फ्लोज को आप मॉडिफिकेशन डेट पे जो भी रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज है उनको मॉडिफिकेशन डेट के डिस्काउंटिंग रेट से पीवी कर लो, वो आपकी रिवाइज लीज लाइबिलिटी है। स्टेप 6 में क्या होगा, स्टेप 4 में आज के दिन लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट और आज के दिन क्या लीज लाइबिलिटी का अमाउंट होना चाहिए रिवाइज वाला स्टेप 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका। स्टेप 6 में एडजस्टमेंट जो आपको करना पड़ेगा, तो आप एडजस्टमेंट कर दोगे लीज लाइबिलिटी और आरओयू अकाउंट में। जैसे अपने इस एग्जांपल में लीज लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप आरओयू असेट टू लीज लाइबिलिटी कर दोगे, डिक्रीज होती लीज लाइबिलिटी तो लीज लाइबिलिटी टू आरओयू असेट कर देते। ठीक है, सिंपल सा, कुछ था नहीं इस मॉडिफिकेशन में। केस बी मॉडिफिकेशन देखो अब आप लोग, इन्हें डिक्रीज वाले केसेस, इन्हें डिक्रीज इन लीज टर्म या फिर डिक्रीज इन आपका एरिया। तो इसमें स्टार्टिंग के 4 स्टेप तो बिल्कुल सेम है जो केस ए मॉडिफिकेशन में देखा। इनिशियल लीज लाइबिलिटी, इनिशियल आरओयू सेट का क्लोजिंग बैलेंस ऑन मॉडिफिकेशन डेट, लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस ऑन मॉडिफिकेशन डेट। अब बाद के स्टेप्स देख लो, बाद के इसमें मैं आपको टोटल 9 स्टेप्स दूंगा, यानी 5 स्टेप्स और देखने हैं, वो स्पेशल हैं, वो समझ लो। सबसे स्पेशल स्टेप है स्टेप 5। अब आपको क्या करना है, देखो जब भी आप लीज टर्म डिक्रीज कराओगे या एरिया डिक्रीज कराओगे, यानी आप अपनी कोई एसेट, आपकी आरओयू एसेट को किसी को दे रहे हो, डिक्रीज करा रहे हो, यानी उसमें जो राइट था उसको आप किसी को दे रहे हो वापस, तो यानी आपको गेन या लॉस होगा। जब आप अपनी एसेट सेल करते हो, एक तरीके से सेल करने वाली बात हो रही है, तो आपको गेन या लॉस होता है, तो गेन या लॉस निकालना पड़ेगा। तो अगर डिक्रीज इन एरिया वाला केस है, डिक्रीज इन एरिया वाला केस है, तो गेन लॉस कैसे आएगा वो देखो। आरओयू एसेट बैलेंस में डिक्रीज करोगे, आप कितना डिक्रीज करोगे, क्लोजिंग बैलेंस कितना है मॉडिफिकेशन डेट पे आरओयू एसेट का, मल्टीप्लाई बाय कितना एरिया डिक्रीज करा रहे हैं, डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया कितना था। और लीज लाइबिलिटी का बैलेंस कितना डिक्रीज होगा, सेम ऐसे ही लीज लाइबिलिटी का आज के दिन क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मल्टीप्लाई बाय डिक्रीज कितना किया एरिया और ओरिजिनल एरिया कितना था, वो डिनोमिनेटर में। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो होगा गेन या लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया। आरओयू एसेट का रिडक्शन, लीज लाइबिलिटी का रिडक्शन, इन दोनों का डिफरेंस होगा गेन या लॉस। ठीक है, एंट्री क्या होगी देखो, लीज लाइबिलिटी में रिडक्शन डेबिट, आरओयू एसेट में रिडक्शन है तो क्रेडिट, दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा एंट्री में वो होगा गेन या लॉस ऑन रिडक्शन, पी&एल में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर डिक्रीज इन लीज टर्म वाला केस हो तो गेन लॉस कैसे निकलेगा, थोड़ा अलग तरीका है। आरओयू एसेट का बैलेंस में कितना रिडक्शन होगा, क्लोजिंग बैलेंस आरओयू एसेट का मॉडिफिकेशन डेट पे मल्टीप्लाई बाय लीज टर्म कितनी डिक्रीज करी, डिवाइड में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कितनी लीज टर्म बाकी थी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कितनी लीज टर्म बाकी थी। और लीज लाइबिलिटी का रिडक्शन कितना होगा, आज के दिन लीज लाइबिलिटी का मॉडिफिकेशन डेट पे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओरिजिनल लीज पेमेंट रिमेनिंग रिवाइज्ड लीज टर्म में कितने बाकी हैं, जो लीज टर्म हमने रिवाइज करी है, मान लो ओरिजिनल रिवाइज्ड पीरियड 4 साल बाकी थे और मैंने 1 साल कम कर दिया, तो रिवाइज्ड लीज टर्म कितनी बाकी है, 3 साल। तो ओरिजिनल जो लीज पेमेंट हमने डिसाइड करे हुए थे वो रिमेनिंग रिवाइज्ड लीज टर्म में, रिवाइज्ड जो लीज टर्म हुई है 3 साल की, उसमें कितने पे होने वाले हैं उनको पीवी कर लो ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट से, वो इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा लीज लाइबिलिटी में कितना रिडक्शन करना है, तो आप कर दोगे और डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस ऑन रिडक्शन होगा। ये स्पेशल केस होता है, इस सब का रीजन मेन लेक्चर और डिटेल वाले रिवीजन वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख लेना अगर ज़्यादा किसी को ज्ञान लेना है, और वरना एग्जाम है तो आपको याद रखना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद स्टेप 6 में आप क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस आरओयू एसेट का पता कर लोगे, रिडक्शन के बाद कितना आया, तो जो बैलेंस था क्लोजिंग बैलेंस मॉडिफिकेशन डेट पे माइनस जो रिडक्शन हुआ आरओयू एसेट में। ऐसे स्टेप 7 में लीज लाइबिलिटी का आफ्टर मॉडिफिकेशन बैलेंस पता कर लोगे। स्टेप 8 में आप क्या करोगे, जो रिवाइज्ड लीज पेमेंट है रिमेनिंग रिवाइज्ड लीज टर्म में मॉडिफिकेशन डेट को रिवाइज्ड लीज पेमेंट उनको पीवी करोगे, रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट जो मॉडिफिकेशन डेट की डिस्काउंटिंग रेट है उस पर करोगे आप, ये आपको नई लाइबिलिटी पता चल जाएगी। तो आपको स्टेप 7 में लाइबिलिटी का अमाउंट पता चल गया, आज के दिन कितना है, ये नया अमाउंट पता चल गया। इन दोनों का डिफरेंस आप लीज लाइबिलिटी और आरओयू एसेट में एडजस्ट कर दोगे जैसा आप केस ए मॉडिफिकेशन में करते थे। तो ये हो गया केस बी मॉडिफिकेशन, यही सबसे टफ होता है, इस वजह से केस सी मॉडिफिकेशन भी टफ बन जाता है। केस सी क्या होता है, केस ए और केस बी दोनों का मिक्स है। तो केस बी मॉडिफिकेशन में स्टेप 1 सबसे पहले आपको केस बी मॉडिफिकेशन करना है। आप भूल जाओ क्वेश्चन में कोई केस ए मॉडिफिकेशन दे भी रखा है, यानी डिक्रीज वाले की आप अकाउंटिंग कर दो, इंक्रीज वालों को भूल जाओ, यानी ये सारे 9 स्टेप्स लगा दो केस बी वाले। फिर आप क्लोजिंग बैलेंस आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी का पता कर लो, केस बी मॉडिफिकेशन करने के बाद कितना बचा।
और फिर स्टेप 4 में आप के से मॉडिफिकेशन करो, यानी नई लीज लाइबिलिटी कितनी होगी, यानी रिमेनिंग रिवाइज्ड लीज पेमेंट कितने होंगे मॉडिफिकेशन डेट पे एज पर के से मॉडिफिकेशन पीवी करके आप पता कर लो। और ये आपको पता चल गया स्टेप 3 में आज के दिन लीज लाइबिलिटी का केस बी मॉडिफिकेशन बाद का अमाउंट आपको मालूम है, इन दोनों का डिफरेंस आप एडजस्ट कर दोगे लीज लाइबिलिटी और आरओवी एसेट के अंदर। ये मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो क्वेश्चन अभी आपको करवा दूंगा रिवाइज में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए रीमेजरमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। रीमेजरमेंट की अकाउंटिंग लेसी कैसे करेगा। देखो रीमेजरमेंट क्या होता है, लीज पेमेंट के वक्त कुछ चीज़ों का हमने एस्टिमेट लगाया था, जैसे कि हम एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर लीज टर्म एक्सटेंड करने का ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, या जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा या लाइबोर में चेंज आएगा, इंडेक्स में चेंज आएगा, उन सबको भी तो हमने एक एस्टिमेशन के बेस पे लिया था। फ्यूचर में तो लाइबोर वगैरह वो सब चेंज होंगे, और ऐसे जीआरवी का अमाउंट भी फ्यूचर में चेंज हो सकता है। इन्हें बोलते हैं हम रीमेजरमेंट करना। रीमेजरमेंट हो रहा है, मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो रहा है, रीमेजरमेंट हो रहा है। तो अगर आप एक्सरसाइज परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज वाला या लीज टर्म एक्सरसाइज वाला, इन दोनों ऑप्शन में से रीमेजरमेंट होता है तो इसे आप बोलते हो सिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं होता है। तो इसमें आप पूरा का पूरा केस से मॉडिफिकेशन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लीज पेमेंट में चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि लाइबोर में चेंज हुआ, इंडेक्स में चेंज हुआ या जीआरवी में चेंज हुआ, तो इसे आप इनसिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट बोलते हो। और यहाँ आप केस से मॉडिफिकेशन तो लगाओगे, लेकिन केस से मॉडिफिकेशन में हम रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी निकालते थे नई मॉडिफिकेशन डेट के डिस्काउंटिंग रेट यूज में लेके, लेकिन यहाँ पे आप ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज में लेके रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी निकालोगे, बस इतना फर्क है। लगाओगे केस से मॉडिफिकेशन ही, पर ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज में लेके। अब इसमें एक नोट ध्यान रखना, इस पर एक स्पेशल क्वेश्चन भी है। अगर आपको क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट दोनों टाइप का रीमेजरमेंट दिया हुआ है, यानी एक ही क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हम लीज टर्म पहले तो सोच रहे थे लीज टर्म एक्सटेंड कर लेंगे, आप सोच रहे हैं नहीं करेंगे, और साथ में क्वेश्चन में इंडेक्स भी चेंज हुए हैं, लाइबोर वगैरह के इंडेक्स जो है, इंटरेस्ट रेट है वो भी चेंज हुई है, तो एक इनसिग्निफिकेंट वाला हुआ है, एक सिग्निफिकेंट वाला हुआ है। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम सिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट मानते हुए सोल्व करेंगे, यानी के से मॉडिफिकेशन लगाएंगे। ठीक है, फिर हम ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज में नहीं लेंगे, फिर हम नई डिस्काउंटिंग रेट ही यूज में लेंगे। क्लियर। अब देखिए लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करोगे आप लीज की। लेसर की बुक्स में किस तरीके से लीज की अकाउंटिंग होगी वो आप देखिए। लेसर फाइनेंस लीज क्लासिफाई करेगा या ऑपरेटिंग लीज। अगर लेसर को लग रहा है उसने सारे रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर कर दिए तो फाइनेंस लीज है, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में आप अकाउंटिंग कैसे करता है लेसर, लीज इनकम को एसएलएम बेसिस से रिकॉर्ड करता है, बैंक टू लीज इनकम पीएनएल में चली जाती है, और असेट पर कंटिन्यूसली डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहता है, क्योंकि असेट उसी की बुक्स में रहती है। लेकिन अगर फाइनेंस लीज है तो उसमें लेसर क्या करता है, फाइनेंस लीज में एक तरीके से असेट बेचने जैसा हो जाता है, तो इसमें बुक्स में से असेट डी रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है, और डेप्रिसिएशन लगाना भी फिर हमारा बंद हो जाता है लेसर के पास से। अब इस केस में देखो आप एंट्री क्या पास करोगे, कैसे क्या रिकॉर्ड करोगे। मेरी असेट डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी तो असेट मैं कैरिंग अमाउंट से खत्म कर दूंगा। लेसी से पेमेंट मिलेंगे फ्यूचर में तो उनको मैं पीवी पे रिकॉर्ड करूंगा, जिसे मैं बोलता हूँ लीज रिसीवेबल। इसको मैं NIIL नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज नाम से अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा। ये होता क्या अभी आपको बता दूंगा। ये पीवी पर है तो इसको फ्यूचर में खोलना पड़ेगा तो फाइनेंस इनकम चार्ज करेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बना के, वही सेम कुछ। अब इनिशियल एंट्री जो पास होगी ना, इसमें डिफरेंस आएगा, उसको आप गेन या लॉस बोलोगे इन लीज, जो कि पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि एक तरीके से सेल कर रहे हैं सेट, तो गेन या लॉस आएगा। ओवर द पीरियड आप फाइनेंस इनकम बुक करोगे लीज रिसीवेबल पे, और इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लोगे बैंक टू लीज रिसीवेबल। अब मैंने बोला लीज रिसीवेबल NIIL पे रिकॉर्ड होगा। अब ये NIIL क्या है उसको समझने के लिए पहले समझो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, GIIL। अब GIIL क्या है, एक GIIL का मतलब है लेसर हूं अब मैं, मेरे को लेसी से जितने भी लीज पेमेंट मिलेंगे वो, प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू असेट को मार्केट में बेचने पे जो मिलेगी वो, इन दोनों का टोटल। देखो जीआरवी यहाँ पे मत ले लेना अलग से, कुछ लोग जीआरवी अलग से ले लेते हैं। मैंने आपको लेसी के लीज पेमेंट निकलवाए थे, लेसी के लीज पेमेंट में मैंने बोला था जीआरवी इंक्लूड करनी होती है। तो लीज पेमेंट की जब मैं बात करता हूँ ना, तो उसमें जीआरवी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यूजीआरवी उसमें नहीं होती, तो यूजीआरवी अलग से लेते हैं। NIIL क्या होगी, जो ये लीज पेमेंट है इनका पीवी कर लो, यूजीआरवी का पीवी कर लो, लेसर की आईआरआर को यूज में लेके। तो यानी ये जो GIIL है, GIIL का पीवी कर लोगे तो आ जाएगी NIIL। तो NIIL पे आपको रिकॉर्ड करना होता है, फिर इसी पे आप फाइनेंस इनकम चार्ज करते हो हर साल। समझ में आया। GIIL और NIIL इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको आप बोलते हो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, क्योंकि ये क्या है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट ही तो है जो ओवर द पीरियड आप रिकॉर्ड करोगे। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है तो आप बता सकते हो। यूजीआरवी है तो क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो आप निकाल सकते हो कैसे, लेसर को टोटल एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी चाहिए माइनस जीआरवी अमाउंट लेसी कितना पे करने वाला है जो लेसर को लगता है, तो बचा हुआ यूजीआरवी जो मार्केट से मिलेगा अपने को। ठीक है, तो ये हो गई लेसर की अकाउंटिंग। अब देखिए लेसर में डीलर लेसर की अकाउंटिंग।
डीलर लेसर है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक तो मैंने केस सी मॉडिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, एक डीलर लेसर, और एक टॉपिक और बताऊंगा अभी आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कर लेना, समझ लो अब इसको। फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग डीलर लेसर कैसे करेगा। डीलर लेसर का मतलब वो बंदा जो प्रोडक्ट को बेचता भी है, मान लो मैं एक मशीन बेचता भी हूँ और साथ में उस मशीन को किराए पर भी देता हूँ, यानी लीज पर भी देता हूँ, तो मैं हो गया डीलर लेसर। अब मैं कैसे अकाउंटिंग करूंगा वो देखो, मैं सेम टू सेम फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग करूंगा, सेम टू सेम, बस दो कंपोनेंट एक्स्ट्रा बुक करूंगा, क्योंकि मेरा धंधा ही लीज पे देने का है, असेट को, धंधा ही असेट को लीज पे देने का है। तो मैं क्या अकाउंटिंग और करूंगा, मैं एक सेल्स बुक करूंगा और एक सीओजीएस। भाई आपका धंधा जब होता है तो पी&एल में आपको सेल्स दिखानी होती है और सीओजीएस भी तो दिखानी होती है, जो टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक करते हैं वही सीओजीएस होती है, वो भी तो दिखानी पड़ती है, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो दो कंपोनेंट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो डीलर लेसर को कमेंसमेंट डेट पे दो चीजें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, एक सेल्स और एक सीओजीएस। ये कैसे आएगी आप समझ लो। देखो सेल्स में क्या आना चाहिए, जो पैसा आपको मिलेगा सेल करने पर, तो लीज के अंदर कितना पैसा मिलेगा, एनआईआईएल, तो बस वही सेल्स है। लेकिन एनआईआईएल में से मैं पीवी ऑफ यूजीआरवी लेस करूंगा, क्योंकि यूजीआरवी गारंटी नहीं है मिलेगी, वो तो मार्केट वैल्यू मार्केट में बेचूंगा तो मिलेगी, लेसी से जो मिलेगा वो गारंटीड है, इसलिए वो हटा देते हैं। और सीओजीएस यानी कॉस्ट कितनी है, तो उस असेट की कॉस्ट कितनी है, जो भी मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा वो मेरी लिए कॉस्ट है, वो सीओजीएस। लेकिन पीवी ऑफ यूजीआरवी यहाँ से भी हटाऊंगा, क्योंकि मैंने सेल्स में से भी हटाया ना यूजीआरवी को, तो यहाँ से भी हटाना पड़ेगा पीवी ऑफ यूजीआरवी। समझ में आया आपको। बस ये दो कंपोनेंट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होंगे। तो कमेंसमेंट डेट पे क्या एंट्री पास होगी, देखो जनरल एंट्री क्या पास करता है, जो लेसर होता है फाइनेंस लीज में, लीज रिसीवेबल बुक करता है एनआईआईएल पे, इसके बाद असेट रिकॉग्नाइज कर देता है कैरिंग अमाउंट पे, तो ये नॉर्मल एंट्री हो गई। दो कंपोनेंट और डाल देना, एक टू सेल्स एनआईआईएल माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, और सीओजीएस खर्चा है तो डेबिट कैरिंग अमाउंट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। आपकी एंट्री पूरी मैच हो जाएगी, ठीक है, एंट्री मैच हो जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो डिफरेंस क्यों नहीं आया, गेन लॉस होना चाहिए ना हमें, क्योंकि हमारा धंधा है तो धंधे में तो गेन लॉस होना चाहिए, तो गेन लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो चुका। सेल्स और सीओजीएस का डिफरेंस गेन लॉस ही तो होता है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। वो कैसे आप निकालोगे, गेन लॉस आपको निकालना पड़ता है। गेन लॉस कैसे आएगा, सेल्स माइनस सीओजीएस कर लेना, आपको गेन लॉस मिल जाएगा। तो डीलर लेसर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं क्वेश्चन में। क्या क्या है, सबसे पहले आप एनआईआईएल पता कर लो, सेकंड फिर कैरिंग अमाउंट पता कर लो जो क्वेश्चन में होगा, थर्ड स्टेप में आप सेल्स पता कर लो, फोर्थ स्टेप में सीओजीएस का अमाउंट, फिफ्थ स्टेप में गेन लॉस निकाल लो जो कि होगा सेल्स माइनस सीओजीएस। फिर आप सिक्स्थ स्टेप में लीज रिसीवेबल कि फाइनेंस इनकम की टेबल बना लो ताकि उसका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए, अमोर्टाइजेशन टेबल। और सेवंथ स्टेप में जनरल एंट्री पास कर दो अगर क्वेश्चन में बोली गई है तो। कंप्लीट हो चुका है, ये काम का नहीं है। अब काम का टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, सेल एंड लीजबैक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर पहले क्वेश्चन आया था एक बार बस, बहुत पहले, तो इस पर दोबारा आ सकता है अब क्वेश्चन, तो इस टॉपिक को एकदम अच्छे से कर लेना। एक ही क्वेश्चन है, वही रिपीट होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेल एंड लीजबैक में आप के पास एक एसेट है, वो एसेट मैं किसी को बेच देता हूँ तो मैं बन गया सेलर, और सामने वाला बन गया बायर। उससे वो एसेट मैं तुरंत सेल करने के बाद लीज पे ले लेता हूँ, तो मैं सेलर के साथ क्या बन गया, लेसी, तो मैं बोलूंगा अपने आप को सेलर लेसी। वो था बायर, उसने तुरंत एसेट लीज पे मुझे दे दी, तो वो बन गया बायर लेसर, ठीक है। ये होता है सेल एंड लीजबैक। इसमें अकाउंटिंग कैसे करोगे, 3 सिनेरियो होते हैं जो एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन है आपकी बुक में अवेलेबल, वही क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, वही केस मैं आपको समझा रहा हूँ, वही काम का है। वो केस कौन सा है, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ असेट ज़्यादा है फेयर वैल्यू ऑफ असेट से। इसको मैंने आपको एग्जांपल से क्लास में समझाया हुआ है। मान लीजिए मेरे पास एक असेट है जिसका कैरिंग अमाउंट मेरी बुक्स में है सपोज 80 रुपीज़, जिसको मैंने सामने वाले को बेचा है 130 रुपीज़ में, और उसकी फेयर वैल्यू पता है असेट की कितनी है, 100 रुपये। मतलब आज के दिन मैंने एक असेट जिसकी फेयर वैल्यू 100 रुपये है सामने वाले को 130 रुपये में चिपका दी, तो सामने वाला बेवकूफ़ तो है नहीं। यानी ये होता है ऐसा केस जिसमें आपने लीज पे असेट सेल करके लीज पे वापस तो लिए, साथ में सामने वाले से एक लोन भी लिया है, क्योंकि मैं 100 रुपये की असेट दे रहा हूँ और 130 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी एक तरीके से मैं 30 रुपीज़ का लोन ले रहा हूँ। यानी सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस है ना, वो लोन का काम कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू से ज़्यादा होती है तो वो लोन कंपोनेंट होता है, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट भी आएगा। तो आपको कमेंसमेंट डेट पे क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, देखो सबसे पहले तो मेरे को जो सेल करने पे पैसा मिला वो बुक करूंगा, बैंक अकाउंट से डेबिट कर लूंगा। समझ में आया, जो कैश अमाउंट रिसीव हुआ, कितना अमाउंट, कितने पे सेल कर रहा हूँ मैं, 130 रुपये, ये डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास से असेट चली गई बुक्स में से, 2 असेट, कैरिंग अमाउंट कितना था, 80 रुपीज़ की असेट चली गई। अब मैं सामने वाले से जो असेट बेची है वो कितने की फेयर वैल्यू, वो असेट की फेयर वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये जो असेट बेची है। असेट की फेयर वैल्यू 100 है और मैंने कितने में बेची है, 130 रुपये में, यानी 30 रुपीज़, 130 माइनस 100, भाई 100 रुपये
कि असेट को मैंने अगर 130 में चिपकाया है तो 30 रुपए का मैंने एक तरीके से लोन लिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी या लोन बुक करूंगा कितना, सेल्स वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, लॉजिक भी बता दिया। तो 30 रुपए यहाँ आ जाएंगे आपके, ठीक है, ये 30 रुपए यहाँ आ गए, 30 रुपए आपके यहाँ आ गए। अब आपको रिकॉर्ड करना है लीज की अकाउंटिंग। मैंने सेल की अकाउंटिंग कर ली बैंक टू असेट, और लोन लेने की अकाउंटिंग कर दी टू फाइनेंशियल असेट। अब बस मैंने जो असेट वापस लीज पे ली है उसकी अकाउंटिंग करूँ, यानी आरओई से डेबिट करनी है और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट करनी है। असेट सेल करिए, इस वजह से एंट्री में जो डिफरेंस आएगा वो गेन या लॉस ऑन सेल एंड लीज बैक हो जाएगा, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। मतलब एंट्री में बस अब दो कंपोनेंट समझाने हैं मुझे, आरओई असेट का अमाउंट कैसे आएगा और लीज लाइबिलिटी का अमाउंट कैसे आएगा, बस ये दो कंपोनेंट समझाने हैं मुझे। अब देखो लीज लाइबिलिटी का अमाउंट कैसे आएगा, पहले वो पता करते हैं, फिर हम आरओई असेट पे जा पाएंगे। लीज लाइबिलिटी का अमाउंट कैसे आएगा, फ्यूचर में अब हम लीज के जितने भी पेमेंट करेंगे एनुअल पेमेंट, उनका पीवी कर लो, ठीक है सर। लेकिन फ्यूचर में जो पेमेंट करेंगे हम, वो मान लो मैं सामने वाले को फ्यूचर में पेमेंट करने वाला हूँ हर साल 20-20 रुपए का, सपोज हर साल 20-20 रुपए का पेमेंट करने वाला हूँ, तो ये पेमेंट क्या केवल लीज के लिए होने वाला है, नहीं, इस क्वेश्चन में ये पेमेंट दो चीजों के लिए होने वाला है। मैंने लीज के साथ 30 रुपए का लोन भी तो लिया है, उसका भी तो पेमेंट हो रहा होगा, तो जो एनुअल पेमेंट होगा ना वो दो चीजों के लिए, एक लीज के लिए और एक लोन के लिए। तो मैं इसका पीवी करूंगा तो वो पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी प्लस पीवी ऑफ लोन दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो उसमें से अगर मैं पीवी ऑफ लोन का अमाउंट अगर लेस कर दूं तो पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी मिल जाएगी। यानी बस मुझे क्या करना है, एनुअल पेमेंट का पीवी करना है जो कि लोन और लीज दोनों को रिफ्लेक्ट करेंगे। उसमें से अगर मैं लोन का अमाउंट हटा दूं जो कि मैंने अभी रिकॉर्ड किया था फाइनेंशियल लाइबिलिटी 30 रुपए की, अगर वो हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, लीज लाइबिलिटी। ये भी मैंने आपको बता दिया। मान लो ये अमाउंट मेरा आता है पीवी करने पे 87, और उसमें से मैंने लोन ले रखा है 30 का, क्योंकि ये 30 था ना तो ये हो गया 67, तो हाँ 57 सॉरी 57 की होगी मेरी लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी में कितने की रिकॉर्ड कर लूंगा, 57। पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट आया सपोज 87, उसमें से लोन का अमाउंट हटा दिया तो लीज लाइबिलिटी 57 पे रिकॉर्ड कर दी। अब एंट्री में बस केवल आरओई एसेट और बुक करनी है, डिफरेंस गेन लॉस ऑन सेल एंड लीज बैक आ जाएगा। आरओई एसेट कितने अमाउंट पे आएगी, अब आरओई एसेट आप बोलते हो कि सर लीज लाइबिलिटी जितने अमाउंट की उतने पे रिकॉर्ड कर लो, तो उसमें एक दिक्कत होती है जो कि मैंने आपको डिटेल लेक्चर या रिवीजन वीडियो में डिटेल वाले में बता रखी है, उस पर मैं जा नहीं रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो लीज लाइबिलिटी का अमाउंट आया 57 ये उठा लो, इसको आप कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट और फेयर वैल्यू ऑफ असेट के प्रोपोर्शन में बांट दोगे। यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट कितना था हमारी, जिस असेट को हमने दिया 80, और फेयर वैल्यू कितनी है इस असेट की 100, 80 डिवाइडेड बाई 100। ऐसा क्यों करते हैं, उसका थोड़ा सा रीजन ये है, देखो ये जो लीज पेमेंट है ना, ये पीवी ऑफ लीज पेमेंट आया है 57 लीज लाइबिलिटी, आरओई एसेट को लीज लाइबिलिटी के अमाउंट पे दिखाते हैं, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसमें। क्यों, क्योंकि पीवी ऑफ लीज पेमेंट से आया है, और जो लीज पेमेंट है ना वो असेट की फेयर वैल्यू को कंसीडर करके डिटरमाइन करे गए हैं। उसकी फेयर वैल्यू क्या, उसके बेसिस पे डिटरमाइन किए जाते हैं। तो ये जो लीज पेमेंट है ये तो फेयर वैल्यू पर है, तो डिवाइड में 100। लेकिन हमारी बुक्स में जो असेट थी वो कैरिंग अमाउंट पे थी, उसी को हमने बेचा है, तो हम कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में देखना चाहते हैं कि हमारी असेट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम वापस से असेट बुक कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो इसलिए कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ असेट। तो ये आपका होता है आरओई असेट कितने पे बुक करोगे, पूरा मैंने आपको समझा दिया है कैसे आप बुक करने वाले हो सेल एंड लीज बैक में। तो सेल एंड लीज बैक में जो आपके पेमेंट्स होंगे एनुअल पेमेंट्स, उनको आप दो पार्ट में बाइफरगेट कर लोगे, एमोर्टाइजेशन टेबल भी दो बन जाएंगी। एनुअल पेमेंट में मल्टीप्लाई बाय लीज बाय लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा एनुअल पेमेंट लीज से रिलेटेड कितना है। और ऐसे ही लोन के लिए आप निकाल सकते हो कितना है, दोनों की अलग अमोर्टाइजेशन टेबल बना सकते हो। आप चाहो तो सेम अमोर्टाइजेशन टेबल बना के भी कर सकते हो, जो कि आईसीआई करता भी है एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इफेक्ट तो सेम ही जाएगा, बस जो यूजर को कम्युनिकेशन होगा ना वो सही से नहीं हो पाएगा, बस इतना फर्क है। ये हो गया आपका कंप्लीट सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक में आप देखो बायर लेसर, सेलर लेसी कैसे अकाउंटिंग करेगा वो मैंने बता दिया। बायर लेसर की अकाउंटिंग और बता देता हूँ, ये आपसे जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाती, पूछ ले तो कैसे करोगे वो आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी काम की, ज़्यादा काम की नहीं है। देखो एक तो लेसर जो है उसको असेट मिलती है, सबसे पहले असेट मिलती है क्योंकि वो खरीदता है, तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा और ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेगा। इसके बाद वो असेट खरीदता है तो कैश या बैंक के थ्रू अमाउंट पे करता है, तो वो पे करना है इसको, तो असेट डेबिट कर लेगा टू कैश या बैंक के थ्रू, इसके पास से पैसा चला जाएगा। इसके बाद देखो अगर वही केस हो हमारा, सेल्स वैल्यू ऑफ असेट फेयर वैल्यू से ज़्यादा है, तो यानी एक तरीके से इसने लोन दिया है, वही 30 रुपीज़ अपने एग्जाम्पल में, तो उसको ये लोन की तरह फाइनेंशियल एसेट बुक कर लेगा। लोन देना फाइनेंशियल एसेट होती है, वो बुक कर लेगा। समझ में आया। इसके अलावा जो इसने लीज असेट वापस लीज पे दी है, असेट क्या करिए वापस लीज पे दी है, तो असेट जो वापस लीज पे दी है उसे ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज की डेफिनेशन में रख लेगा, और वो जिस तरीके की लीज होगी वैसी अकाउंटिंग करता रहेगा। खत्म हो गई है बायर लेसर की अकाउंटिंग, इसको कुछ और स्पेशल करना नहीं है। इसी के साथ इंडिया 116 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे रिवाइज करवा दिए मैंने आपको।